हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्ज़ाम जो हुआ था उसको मैं आज करवाने वाली हूँ व्याख्या सहित। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 17 जून 2023। फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन पेपर है। तो भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो व्याख्या सहित करवाऊंगी ताकि आप भी इसको अच्छे से पूरे चारों ऑप्शनों को डिटेल में कर सकें। और जितने भी आने वाले एग्जाम है या पिछले जितने भी हुए हैं उन सारे प्रश्नों को इसी तरह से व्याख्या सहित करना है अपने चारों ऑप्शनों को, ताकि एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट हो। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। तो पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है आषाढ़ के एक दिन में, तो ये करता है संगनी। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है 1958 की है और इसमें पतंजलि का उल्लेख संगनी करती है। तो ये मेंशन है यहाँ पे उल्लेख व्याख्या सहित में। और यहाँ पे जो आषाढ़ का एक दिन है उसके जो पुरुष पात्र हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम अगर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है 25 से या 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। इन डेप्थ आप अगर चारों ऑप्शनों को पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई ही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें जो पुरुष पात्र हैं उनको देख लीजिए, जिसमें कालिदास एक कवि हैं, दांतुल राजपुरुष, मातुल कवि, विलोम ग्राम पुरुष है, निषेप ग्राम पुरुष है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक भी अधिकारी है। और जो इसमें स्त्री पात्र हैं वो है अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका उसकी पुत्री है, रांगणी नागरी, सांगनी नागरी है, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी है। तो ये स्त्री पात्र पुरुष पात्र को ध्यान में रखिएगा, साथ ही इसके सन को ध्यान में रखिएगा, कौन सी गद विधा से है, ये नाटक गद विधा से है। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में इन डेप्थ इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा वह है ऑप्शन डी। यहाँ पे मेंशन कर रखा है जिसमें देश का धन किसका है, तो ये राधा मोहन गोकुल का है, गुलामगिरी जो ज्योतिराव गोविंद राव फुले का है, स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई शिंदे का है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये कुछ अलग हटके प्रश्न इस बार इसमें पूछा गया है, तो इनको देखिएगा और ध्यान से आगे भी तैयारी करिएगा। इसी तरह के क्या पता आगे प्रश्न पूछे जाए। अगला जो प्रश्न है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहो। तो ये जो कथन है, ये कथन किसमें से, ये जो संवाद है ईदगाह कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है, तो ये कहा है मोहसिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिसमें ये जो संवाद है मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी से मोहसिन का है। ईदगाह कहानी जो है हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका 1933 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला जो लाइन बनता है कि ईदगाह कहानी के पात्र कौन कौन से पात्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हामिद अमीना महमूद मोहसिन नूरे सम्मी आदि हैं। और प्रेमचंद की जो अन्य कहानियां हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, साथ ही इनके सन मेंशन किए हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी रिपीट होते हैं। तो नमक का दरोगा 1913 की है, ईश्वरीय न्याय 1917 की है, बूढ़ी काकी 1920 की है, सवा सेर गेहूं 1924 की है, शतरंज के खिलाड़ी 1924 की है, दो सखियां 1928, अलगोजिया 1929,
पूस की रात 1930, सदगदी 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 का है। अगला जो प्रश्न बनता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और जो बाकी यहाँ पे इतिहासकार दिए हुए हैं, उनके कौन कौन से कथन है वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं, जिसमें भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये एक यहाँ पे कथन है प्रसिद्ध, यहाँ पे पूछा गया है ना, तो अन्य जो ऑप्शन में दिए हैं ना इतिहासकार, उनके और कौन कौन से प्रसिद्ध कथन बनते हैं उनको लगाया हुआ है यहाँ पे। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन का कथन है। कली काल का वाल्मीकि नाभादास का है। जातीय कवि रामविलास शर्मा का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विशेष विराट चेष्टा है। तो ये इनका अलग से हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग से कथन बताया है। उसके बाद अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गाए गान की पंक्तियां कौन सी हैं? तो ये चार पंक्तियां दी हुई हैं, तो इसमें से आपको छांट के बताना है कौन कौन सी ये पंक्तियां। तो मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर दिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जुबान बंद कर दी, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसमें आपने बताना है कि अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए जाने वाले कौन से कथन हैं। तो इसमें जो कथन बनता है वो है ए, बी और ई का बनता है। जो पागल द्वारा गाए जाने वाले जो कथन है, ए, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, और यहाँ पे तीसरा जो है कथन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये तीन कथन बनते हैं पागल द्वारा गाए जाने वाले। तो यही आपको छांट के बताना था। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन डेप्थ में कि मुक्त बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह को सिरफुरा पागल की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी इन डेप्थ में ये लाइन दी गई है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ मैं को अपनी निसंगता और आत्मलीनता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। और कौन से गीत गाता है यहाँ पे मेंशन देखिए, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। तो आगे से पहली लाइन के भी दे के प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका है ये, किस कविता से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, किसने ये कहा है ये गीत। तो ये सब पूछा जाता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। अतः दिए गए विकल्प में ए ऑप्शन जो है, जो अभी मैंने आपको बताया वो सही है। अगला जो बनता है इसकी अच्छी और महत्वपूर्ण लाइन कि अंधेरे में कविता मुक्त बोध ने आशंका के द्वीप शीर्षक से 1957 में लिखना प्रारंभ किया था। 1962 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई। बाद में 1964 में इसे काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित कर दिया। तो ये अंधेरे में जो ये लाइनें दी गई है ना एक्स्ट्रा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इन डेप्थ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कृपी जो कि किसकी है, किस नाटक से ली गई है, इसको आपने यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो कृपी जो रचना है ये एक द्रोणाचार्य की है और शंकर शेर से इसके रचनाकार है। प्रकाशन वर्ष इसका 1977 है। किन्नी आधे अधूरे रचना है और रचनाकार जो इसके हैं मोहन राकेश है, 1969 की है। जमुना बहन महाभोज रचना है, महाभोज रचना से है पात्र, और इसके जो रचनाकार है मनु भंडारी हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1982 हुआ है। कल्याणी चंद्रगुप्त रचना से ली गई है पात्र,
और इसका जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है और प्रकाशन वर्ष इसका हो जाएगा 1931। तो ये प्रश्न बन गया। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो ये यहाँ पे 3 ABCDE करके दिया हुआ है। तो इसमें जो सही इसका उत्तर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र बेनी बंदीजन गवाल कवि रीति ग्रंथकार कवि है, जबकि मुंशी हंसराज गुमान मिश्र रीति काल के अन्य कवियों में आते हैं। और ये रीति ग्रंथकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि जब रीति काल के रीति ग्रंथकार के जो ये प्रसिद्ध कवि हैं इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछी गई हैं सिंगल सिंगल करके, कि युक्ति तरंगिणी किसकी है, रस रहस्य किसकी, संग्राम सार किसकी है, नक्सिक किसने लिखा है। तो ये सब देखिए, नक्सिक यहाँ पे भी है और कुलपति मिश्र का भी है, गवाल का भी है। तो ये सब ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो कुलपति मिश्र की जो रचनाएं हैं, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्सिक, संग्राम सार इत्यादि, बेनी बंदीजन की जो है टिकेत राय प्रकाश, रस विलास, भड़ोवा संग्रह, उसके बाद गवाल कवि का यमुना लहरी, रसिकानंद, रस रंग कृष्ण, जू कोनक सिख, दूषण दर्पण, हमीर हट, गोपी पच्चीसी, राधा माधव, मिलन राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, भक्त भावना, ये सब चीजें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। और जो अन्य कवि हैं उनकी भी यहाँ पे रचनाएं लगा दी हैं, जिसमें बख्शी हंसराज की जो है स्नेह सागर, विरह विलास, 12 मासा आदि, गुमान मिश्र का नेज़्द काव्य, ये बार बार पूछा गया है कई बार। और उसके बाद कृष्ण चंद्रिका, छंदाटवी, ये इसकी रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसका है? तो ये है भेड़ चराने वाले का। तो यहाँ पे इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, ये जो कथन है सरदार पूर्ण सिंह की कृत मजदूरी और प्रेम निबंध से भेड़ चराने वाले के बारे में है। जबकि देखिए यहाँ पे अब इसका पूरा डिटेल भी दे दिया गया है कि कथन किसके बारे में है। पहली बात तो इसका प्रश्न आगे अगर एग्जाम में बनेगा तो ये कथन किसका है, तो ये बन जाएगा सरदार पूर्ण सिंह का लिखित है। किससे लिया है, तो मजदूरी और प्रेम से लिया है। किसने किसके बारे में है, तो भेड़ चराने वाले के बारे में है। तो इस तरह के प्रश्न इन डेप्थ पूछे जाते हैं। जबकि जल्द साज बाग का माली, हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, नाटक को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के साथ और अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो मतलब व्यवस्थित क्रम में लगाना है, पहले उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ABCDE, तो इनको आपने व्यवस्थित करके लिखना है। तो भारत सौभाग्य जो है वो अंबिका दत्त व्यास की है, 1887 ईस्वी इसका प्रकाशन है। राजश्री जयशंकर प्रसाद की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 का है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1969 का है। चरण दास चोर हबीब तनवीर का है जो कि 1975 की है। बटोही ऋषिकेश सुलभ की है जो कि 1907 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? तो ये आपने बताना। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दिल्ली दरबार दर्पण जो कि 1877 की है, निबंध के अनुसार किलात के खां को एक हाथी जिसमें 4000 की लागत का होदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचौबी, कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपए तक की कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु की निबंध भी मेंशन कर दिए हैं क्योंकि निबंध से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इत्यादि, ये इनके निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। उसके बाद पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म कर्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो इसको भी क्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका डी होगा। तो यहाँ पे पहले जो आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनका जन्म वर्ष है 1770 से 1850 ईस्वी। और कॉलरिज का है 1772 से 1834 ईस्वी। मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822 ईस्वी से 1888 ईस्वी। टीसी इलियट का 1888। आई ए रिचर्ड का 1893। तो ये इनका सही जन्म वर्ष के अनुसार अनुक्रम में लगाया हुआ है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें स्त्री पात्र को उनके पति या प्रेमी के साथ सुमेलित करना है। तो वो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे देख लेते हैं। जो शीलो है, इसके जो पति या प्रेमी है रतन है, तारा का अशद है, कनक का पूरी जयदेव है, उषा जय राजेंद्र की है। उसके बाद यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग वतन और देश 1958 की है। तो प्रथम भाग का क्या नाम है, तो इसका सन क्या है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन डेप्थ प्रश्न पूछा जा रहा है तो आगे इसको पूछा जा सकता है। दूसरा भाग है देश का भविष्य, जो कि 1960 की है। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप में दिया था, तो ये दिया था चेथरिया पीर का। तो फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मैला आंचल 1954 की है, जो कि बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चैत्रिया पीर का रूप दिया था। और यहाँ पे देखिए कितने इन डेप्थ पूछा है प्रश्न कि बावन दास के मृत्यु स्थल को क्या नाम दिया ग्रामीणों ने। तो यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल के मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मीदासी, बावनदास, बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता आदि हैं। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो इसको हम देख लेते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का जो विषय वस्तु है वो है आयु और ऋतुओं का संबंध, और इसके जो निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। उठ जाग मुसाफिर, और इसका विषय वस्तु है मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, इसके जो निबंधकार हैं विवेकी राय। शिव मूर्ति के जो विषय वस्तु है कल्याण का रूप, और इसके जो निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका विषय वस्तु है नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, और इसके निबंधकार है विद्या निवास मिश्र। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन कौन सा सही है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो सही जो कथन बन जाएगा वो है ऑप्शन सी। बी, सी और डी आएगा। बी, सी और डी ये ऑप्शन सही होंगे। तो नीचे हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और शरद के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है वो है, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं था, और शरद बाबू की रचनाओं में बिरजबहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। तो ये इनके सही ऑप्शन है। मैं प्रश्न दोबारा दिखा देती हूँ कि शरद के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, और ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है, तो ये माना है धर्म को। तो वे लिखते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। तो धर्म को ही उन्होंने उन्नति का मूल माना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, यहाँ पे मेंशन है जिसमें उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, ये क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक से ली गई है, और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन।
उसके बाद मुर्दैया जो है, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना न जेवे हमार बलमा। ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर तुलसी राम की है। अगला जो कथन दिया है कि संस्कृत के 4 उपाध्याय, और इसका जो कथन बनेगा इसमें, तुलसी गंग दोए भये सुखविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो इसके जो वो हैं रचनाकार, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह आवारा मसीहा के हैं, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। और ये विष्णु प्रभाकर की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक क्या हैं? तो इसमें जो सही उत्तर होगा ईश्वर प्रेम। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी की है, इसके कुल 41 प्रकरण हैं। और प्रकरण कौन कौन से हैं नीचे मेंशन किए हुए हैं, 41 के 41, वो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें का शीर्षक क्या है, प्रमुख शीर्षक 41 अगर प्रकरण है तो इसमें देखिए 41 के 41 प्रकरण दे दिए गए हैं। और आगे भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे डैम श्योर। तो इस जितने भी 41 प्रकरण हैं उनको आप रट लीजिए, क्योंकि आपको उसमें छांटने को बोला जाएगा। तो जो पहला आएगा वो है सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, समाज स्वतंत्रता, कृतज्ञता। आगे जो है पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र की परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टही, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीत, और प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। तो ये हैं टोटल 41 प्रकरण। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो बनेगा प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं कौन कौन सी? तो यहाँ पे तिलक के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो वो आपने बताना है कौन कौन सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि 1956 के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसमें तिलक के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं वो आपने यहाँ पे छांट के लिए बताना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ACE, यहाँ पे ऑप्शन ए, जिसमें गीता रहस्य में तिलक जी के सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश दिए थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ऑप्शन इसका सही होगा ए। उसके बाद भारतेंदु के निबंध में, भारतेंदु का इसमें से निबंध छांटना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा सी और ई होगा इसका, वैष्णवता और भारतवर्ष। उसके बाद है लेवी प्राण लेवी। उसके बाद भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उसके बाद अगली जो है इसकी, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्य स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, कालचक्र, बादशाहदरपुर, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये सारे जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा 21वां, इसमें अर्ध संस्कृत स्वर बताना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और ओ। ये अर्ध संस्कृत स्वर है। बाकी अर्ध संस्कृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला होता है। संस्कृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें इस संस्कृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला रहता है और इनकी संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ई, उ, औ।
विवृत स्वर जो है इसमें मुख्य द्वार पूरा खुला होता है, इसकी संख्या 2 है जिसमें बड़ा आ है। अर्ध विवृत स्वर जो है इसमें मुख्य द्वारा अध खुला होता है जिसकी संख्या 4 है। आ ए ओ औ ये 4 है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसको करें इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस कराती हूँ, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी की, परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट देती हूँ। अगर इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको सत्य कथन बताना है जिसमें सही उत्तर होगा डी। डी में कौन कौन से सत्य कथन है, जिसमें बी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। जिसमें सत्य कथन जो बन जाता है वो है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई प्रवृत्तियों का उद्भावना किया है। वामन की 3 रीतियां कौन कौन सी, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। वैदर्भी रीति में 10 गुण होते हैं, गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण होते हैं, उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और समास की अधिकता होती है। पंचाली रीति में माधुर्य और सुकुमार गुण होते हैं। अगला जो प्रश्न विवेकानंद का बनता है, कौन सा कथन सही है इसमें, तो कथन इसमें डी सही होगा। कौन सा, तो मजबूत बनो कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहस बनो कायर की जरूरत नहीं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के यहाँ पे कथन छांटने थे जो सही है, तो इसमें जो सही होगा वो है डी, जिसमें ए, बी और ई होगा। ए, बी और ई, तो ये आप देख लीजिएगा, ए, बी और ई ये कथन सही है। अगला प्रश्न हम करेंगे 24वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, पंक्ति को उनकी कविता के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित किया हुआ मैं आपको बता देती हूँ सॉरी। जिसमें जो पंक्ति ये पूछेगा, जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, ये रश्मरथी की है पंक्ति। रश्मरथी कविता से ली गई है पंक्ति और इसके जो रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। साकेत की जो पंक्ति है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हें की पूछ में सकी भय से, मैथिली शरण गुप्त इनके रचनाकार है। सांदेह गीत जो कि महादेवी वर्मा की है और इनकी जो पंक्ति है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उच्च और क्या है। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का जो कविता है गीत फरोज, उसमें जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान पंक्ति है। अगला जो प्रश्न बनता है कि सत्य किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, तो ये करते हैं गौड़ देश के। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रसंग आया है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य को लोग छोटे नखों को। द्विवेदी जी के अन्य निबंध जो हैं, अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए, कुटिज देवदारू, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, शिरीष के फूल। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, कवि को अध्ययता के साथ अपने सुमेलन करना है। तो यहाँ पे विद्यापति कवि को अध्ययता के साथ सुमेलित करना है, तो इसका आंसर ऊपर दे रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कवि एवं उनसे संबंधित अध्ययताओं का विवरण निम्न है, जिसमें विद्यापति का अध्येता शिव प्रसाद सिंह है, सूरदास का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी का है बच्चन सिंह, घनानंद का है इमरे बग्गा। उसके बाद कविताओं को आपने उनके रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये भी देखिए, ये प्रश्न सारा रिपीट हुआ है, पिछले जितने भी नेट के एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो परिवर्तन है वो है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि प्रकाशन वर्ष उनका 1924 है। कुकुर मुत्ताक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1941 है। असाध्य वीणा आगे की है और इनका प्रकाशन वर्ष 1961 है। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की है
और प्रकाशन वर्ष 1964 है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की है और इनका प्रकाशन वर्ष 1972 है। तो आपने भी विद डिटेल इनको याद करना है। अब आचार्यों को उनकी पुस्तक के साथ सुमेलित करना है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा रिपीट हुआ है, तो मैं कहूँगी ये सारा रिपीट हुआ है। ये जितने भी पुस्तक हैं, पुस्तक को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करने को बोला है। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैंने करवा रखे हैं। साथ ही आप किताब अगर पढ़ते हैं या प्रश्न पत्र लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी, ये सब रिपीट हो चुके हैं। अब इनके आचार्यों को उनके साथ सुमेलित करना है। तो सही उत्तर यहाँ पे देखिए, भानुदत्त का है रस मंजरी, रामचंद्र गुणचंद्र है नाट्य दर्पण इनका पुस्तक, शारदा तनय का जो पुस्तक है भाव्य प्रकाश है, महिम भट्ट का पुस्तक है व्यक्ति विवेक। तो मालवी का केंद्र क्या है? मालवी का केंद्र, तो 4 ऑप्शन में आपने बताना है इंदौर। मालवी इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिया हुआ है। मालवी ओकार बहुला बोली है जो शोर सैनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उज्जैन, राजगढ़ जिला, रतलाम, इंदौर, देवदास आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनेगा, सूफी प्रेमाख्यान जो नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न आप जब देखेंगे इसको ध्यान से, तो मालवी, तो पहली बात तो मालवी, कई लोग इसी को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, मालवी क्या है। तो लेकिन यहाँ पे जब इनके नाम दे दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि मालवी का केंद्र क्या है। मालवी जो कि एक बोली है, वो इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। तो ये भी पहले मालवा की बोली क्या है, मतलब मालवा का क्षेत्र की भाषा क्या है, तो मालवी। तो कई तरह से इस तरह पहले इस तरह प्रश्न पूछा जाता, मालवा क्षेत्र। तो अब इसको मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि बच्चों को कितना कंफ्यूज कर सकता है एनटीए, उस तरह के ये प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे देखिए सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 रचनाएं दी हैं। अब इसमें से पूछा है कि कौन सी सूफी प्रेमाख्यान रचना नहीं है। तो यहाँ पे नंददास द्वारा रचित काव्य श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। जबकि इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार की, हंस जवाहिर, काशिम शाह की सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती हैं, जो इसी तरह से प्रश्न बार बार इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। सत्य कथन, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसको आपने बताना है। अब यहाँ पे पहले एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता था, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब प्रश्नों को किस तरह से डिफिकल्ट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। यहाँ पे पहले पूछा जाता था कि काव्य अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है, सिंगल प्रश्न करके, या फिर इनको सुमेलन में पूछ लिया जाता था, तो ये किसका है, रुद्र का ग्रंथ है। तो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब यहाँ पे रचनाएं दे दी जाएंगी, कई उनके ग्रंथ दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूछेंगे और उसमें से बताना पड़ेगा हमें कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इनमें सही प्रश्न होगा वो है ए और बी। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। जैसे कि इसमें जो सही उत्तर है, यहाँ पे भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। एक तो ये सही हो जाएगा पहला ए। उद्भट जयदेव और हारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, एक ये सही हो जाएगा। दूसरा, काव्य दर्श
के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण हुआ है, एक ये कथन सही हो जाएगा। बाकी जो दिए हैं कथन वो सारे ए बी और सी, ए बी और सी ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो काव्य अलंकार के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अ, अलंकार निरूपण है। दूसरा, जबकि आचार्य भामा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद छेद तथा 400 श्लोक है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया है। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ नहीं है, ये उद्भट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे के गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? तो अंग्रेजी भाषा, अब जिन्होंने गद्य विधाएं इन डेप्थ पढ़ा है, तो इस तरह के अगर इन डेप्थ प्रश्न पूछेंगे तो आराम से वो बता पाएंगे, क्योंकि अगर इन डेप्थ हम पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं इन सारे जो लेखक हैं इनके उदाहरण दिए होते हैं गद्य विधाओं में, कई काफी सारे दिए होते हैं, तो वही इनमें पूछा है देके। तो इसमें जो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिंदे कब की है, तो ये 1956 की है। उसके बाद ये किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। और उसके बाद ये कैसी विधा है, तो ये कहानी विधा है। तो अंग्रेजी भाषा का उदाहरण किसने दिया है, तो कैथरीन मेन्सफील्ड ने दिया है। ये 4 प्रश्न इसमें बन गए। अब इसको आपको पता होना चाहिए परिंदे कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं। तो लतिका, मेजर गिरीश नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, मिस्टर हाउस होस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए पात्र हैं। तो अब यहाँ पे पात्र दे के पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सही पात्र है, कौन सा नहीं, ये किसी और का पात्र है, ये से प्रश्न बनते हैं। परिंदे कहानी को 1957 ईस्वी में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किस पत्रिका में अमृत राय, किस परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है हंस पत्रिका में किसने प्रकाशित किया परिंदे कहानी को, तो अमृत राय बन सकता है। या फिर परिंदे कहानी में परिंदे कहानी को हंस पत्रिका में किसने किया, तो अमृत राय ने। इस तरह बहुत घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो चीजें हमें याद जब होंगी तभी तो हम इन कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए, जिसमें परिंदे 1960 की है, जलती झाड़ी 1965 की है, पिछली गर्मियों में 1968 की है, बीच बहस में 1973, काव्य और काला पानी 1983, सूखा हुआ और अन्य कहानी 1995 की है। अगला प्रश्न जो बनता है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद कौन सा है? तो ये भी बहुत बार तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है ना, उसमें आपको इस तरह का प्रश्न, क्योंकि 1 लाइनर वाले वो बुक है, उसमें सारे महत्वपूर्ण दिए होते हैं लाइनें, 1 लाइनर वाला बुक है ये, क्योंकि वो वस्तुनिष्ठ है ना वो, तो आपको डिटेल में नहीं मिलेगी वो किताब, तो 1 लाइनर वाला उसको हम नोट्स के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में जो रचा गया है, ये छंद है आपका द्रुत विलंबित छंद, तो इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास 1914 की है, और इसके प्रथम सर्ग एक ही छंद ध्रुव विलंबित छंद में रचा गया है। और इसके अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय के अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें रसिक रहस्य है 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौबदे 1924, चुभते चौबदे 1932, रसकलश 1940, कल्पलता 1937, गीत 1938 की है। अगला जो प्रश्न बनेगा, एक ही रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102,
यह कविता किस कवि की है, तो ये आपने बताना है। तो ये जो कविता है बनारसी दास जी की है। और भक्तिकालीन नीति कवियों में जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो नीति काव्य कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें नवरस पदावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। तो ये सारी रीति काव्य हैं। तो आप इनको अगली बार अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप इनको अच्छे से डिटेल में कर पाए, इन कर तभी पाएंगे जब इनको आपको याद होगा। तो ये आपने अच्छे से रट लेना है कि बनारसी दास जी की अन्य नीति काव्य कौन कौन सी हैं, ताकि नीति काव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न, क्योंकि हर बार जो होता है ना, पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया नेक्स्ट ईयर उसमें से प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं जो हैं ध्रुव चरित, विचारमाला, नाम संकीर्तन, सुदामा चरित्र, तो ये उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरऊ का क्या अर्थ है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा काला चरऊ का जो अर्थ होगा वो है ए सुहाग चिन्ह। शेखर जोशी कृत कोशी का घटवार 1958 ईस्वी में कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए हुए शब्द काला चरऊ का अर्थ सुहाग चिन्ह है। उसके बाद आगे इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि कोसी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है, इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। उसके बाद ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का घटवार को चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष में माना जाता है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली में आधारित आंचलिक कहानी है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि फ्लैशबैक कहानी शैली में लिखी आंचलिक कहानी कौन सी है, तो कोसी का घटवार, ये आपने ध्यान रखना है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। तो ये सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो इन डेप्थ पूछ रहा है अब एनटीए, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इनसे आसानी से कर पाए। शेखर जोशी की अन्य कहानी संग्रह कौन सी है, साथ के लोग जो कि 1967 की, दाज्यू 1957, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार 1900 ईस्वी की है। उसके बाद कबीर साहित्य के अध्येता कौन है। अब यहाँ पे कबीर के साहित्य पूछा है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं कबीर के अध्येता, तो वो आपने बतानी है, जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर तथा डेविड लॉरेंजन कबीर साहित्य के अध्येता, जबकि इमरे बग्गा घनानंद साहित्य के अध्येता हैं। तो देखिए ये भी इमरे बंगा, ये बहुत 2 बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इमरी बग्गा। देखिए ये लाइन अभी हमने करके आए ना, ऊपर से 26 से प्रश्न किए हैं, तो ये 2 बार आ चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न कई बार एक से कई बार पूछ लेते हैं, तो कई बार पूछते ही नहीं है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम जो है 1956 ईस्वी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी से हुआ है। उसके बाद इसके संबंधित जो आगे लाइनें हैं, फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1956 है। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में सम्मिलित है। तो ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। रेणु की जो अगली प्रसिद्ध कहानियां हैं वो है आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट ठेस, संबंधियां, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि। अगला जो प्रश्न बनता है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे स्त्री पात्र आपने सही से छांट के बताना है। तो यहाँ पे जो स्त्री पात्र है लाल पान
लाल पान की बेगम, पहली बात तो आपको लाल पान की बेगम किसकी है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन सा है। तो लाल पान की बेगम है फणीश्वर नाथ रेणु की, और ये कब की है, ये 1957 की है। और इसका जो स्त्री पात्र है वो है मखनी बुआ, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोह, बिरजू की माँ। तो इसमें ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें चंपिया है, मखनी बुआ है, सुनरी है। और आगे हम देख लेते हैं। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। उसके बाद लाल पान की बेगम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पुंज प्रकाश ने इस कहानी को नाट्य रूपांतरण भी किया है, जिसे 1907 ईस्वी में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया था। उसके बाद इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं फणीश्वर नाथ रेणु के, तो वह है ठुमरी जो कि 1959 की, आदिम रात की महक 1967, 1973, श्रावणी दोपहर की धूप 1984, आदि अच्छे आदमी 1986 की। अगला जो प्रश्न बनता है, डॉक्टर तुलसीराम ने ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था तेज बहादुर सिंह ने। तो डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हेड मास्टर तेज बहादुर सिंह ने किया था। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभाजित, एक मुर्दैया एक मणिकर्णिका। मुर्दैया 1910 की है, मणिकर्णिका 2014 की है। तो इसमें जो मुर्दैया आत्मकथा के 7 अध्याय हैं, और 7 अध्याय कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो मुर्दैया की आत्मकथा के जो 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्यायों में से आपको छांटने को पूछा गया था। तो अध्याय आपको पता होने चाहिए। तो पहली है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गीत और लोक जीवन, चौथा है भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। तो ये 7 अध्याय हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न बनता है 40वां, कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार, इंस्पेक्टर माता दी ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये आपने बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, जिसमें हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार, इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए वो पहले से बाद के क्रम कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा पर पुलिस वालों का विश्वास जगाया, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो ये 5 काम किए जो यहाँ पे क्रम वाइज लगाए हुए हैं। अगला है देवनागरी लिपि के संबंध में उपयुक्त बात बतानी है, जो कि सही हो जाएगा इसका उत्तर सी, जिसमें ए, सी और ई होगा। जैसे कि जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है, ये आएगा एक। उसके बाद दूसरा आएगा संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा बन गई है। उसके बाद अगला तीसरा आएगा ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो ये 4 हो जाएगी। और कौन कौन सी है देवनागरी की उपयुक्त बातें यहाँ पे लगा दी हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित है। उसके बाद पंजाबी की अपनी लिपि रंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाई। उड़िया भाषा बंगाल से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तर शैली से विकसित है। तो ये कुछ है लाइनें उपयुक्त, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को
रिटायर होने के बाद कितने वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी, तो ये 5 वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी। भोला राम का जीव जो कहानी है, 5 वर्ष तक इसको पेंशन नहीं मिली थी, तो ये आपने बताना था। तो ये अगर आप कहानी डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इस कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्त भोला राम की सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक शैली से अंकन किया गया है। तो पहले तो आपको भोला राम का जीव कहानी के पात्र पता होने चाहिए, जिसमें धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और साहेब हैं। वरसाई जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें आवारा खड़े, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, संस्कृति सिद्धांतों की व्यर्थता है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है आपने क्रम में। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3-4 रिपीट हैं, जिसमें बकरी, आगरा बाजार, आषाढ़ का एक दिन, माधवी, ये रिपीटेड है। महाबली तो आउट ऑफ वो है, ये नहीं कभी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इनको क्रम में लगाना है वो नीचे दिया हुआ है। और आगरा बाजार जो है 1954 की है, और ये हबीब तनवीर की है। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, और ये मोहन राकेश की है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। माधवी 1985 भीष्म सहानी की है। महाबली 2019 की है, और असगर वजाहत की है। अगला जो प्रश्न बनता है, किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, तो वो है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, रहस्यवाद, काव्य अलंकार, सार संग्रह एवं लघुवृत्ति, भोला शंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्य अलंकार, भारतीय साहित्य की रूपरेखा, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा रस मीमांसा आदि लिखी है। 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधित ये सारे जो लेखक हैं, इन लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे होगा, नागमती वियोग खंड में नागमती की वीरवथा की अभिव्यक्ति के लिए जयसी द्वारा रचित पंक्तियां ये हैं 4-5 दी। अब इनको आपने यहाँ पे बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पंक्ति है, नागमती वियोग खंड में नागमती की वीर कथा की अभिव्यक्ति के लिए जयसी द्वारा रचित जो पंक्ति है, उसमें रकत आंसू घुची बन पोई बोई, हृदय पेठी विरह कटन नसा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के निर्गुण श्रेय धारा के प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहनावत, चित्रलेखा है। तो इसमें आपने वह तो वीरवथा, नागमती की वीरवथा अभियुक्त जयसी द्वारा कौन सी पंक्ति है, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ये दोनों हो जाएगा, सी और डी, सी और डी, सी डी और ई, सी डी और ई, ये आपने ध्यान में रखना है, सी डी और ई। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही बस समाया है। मानस का हंस उपन्यास में संवाद किसका है, तो ये संवाद मोहिनी का है। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस 1972 की है, में यह संवाद मोहिनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का
जीवनी परक उपन्यास है। और अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें महाकाल 1947 की है, सेठ बांकेलाल 1955 की है, बूंद और समुद्र 1956 की है, सुहाग के नुपुर 1960 की है, अमृत और विष 1966 की है, नाट्य बहुत गोपाल 1978 की है, खंजन नयन 1981 की है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है, तो इस ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनकी अन्य निबंध जो है संपत्ति शास्त्र, रसरंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं कहूंगी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत बार रचनाएं पूछी हैं अलग अलग करके। जैसे कि यहाँ पे देश की बात निबंध के लेखक पूछा है, लेकिन इससे पहले पूछा जाता था संपत्ति शास्त्र किसका निबंध है, रसक रंजन किसका निबंध है, भाषा और व्याकरण किसका निबंध है, कवि और कविता किसका निबंध है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये किसका निबंध है। और ये सारे निबंध अलग अलग पूछे जा चुके हैं। तो इस बार इन्होंने देश की बात निबंध पूछ लिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ही क्या, जितने भी निबंधकार हैं फेमस, उन सभी के निबंध को डिफरेंट डिफरेंट रचनाएं जो उन्होंने लिखी हुई हैं अलग अलग हर बार अलग अलग पूछ ली जाती हैं, लेकिन पूछे वही जाते हैं, वही जो फेमस रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। उसके बाद अगला जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है, तो ये हो जाएंगे बीवी कारंत, शांता गांधी। जयशंकर प्रसाद नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं, बी सही उत्तर होगा। तो ये कुछ हटके प्रश्न, तो ये जो प्रश्न पूछा है कुछ हटके पूछा है, इससे पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो अब ये पूछे जाने लगे हैं 2-3 साल से, इस तरह से अजीबोगरीब प्रश्न है। तो इससे पहले सारे आपके सिलेबस के ही होते थे। नागरी पंचायती सभा के संस्थापक कौन है, तो ये भी अगर मैं कहूँ तो ये रिपीट प्रश्न है। तो नागरी पंचायती सभा के जो स्थापना है 16 जुलाई 1893 ईस्वी को शिव कुमार सिंह, पंडित राम नारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिलकर की। आधुनिक हिंदी के जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास इनके पहले अध्यक्ष हुए। पहले वर्ष जो लोग इनके सदस्य बने उनमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे विद्वान थे। तो ये इनके प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न हम करेंगे और आखिरी प्रश्न हम करेंगे आज के वीडियो का, कल के वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख हुआ है, तो ये उल्लेख हुआ है ऑप्शन डी का, बी डी और ई आएगा इसमें, बी डी और यक्ष इंदुमती अज। तो कालिदास कविता, नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका उल्लेख हुआ है, तो यश, इंदुमती और अज का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन के बचपन का नाम ढक्कन मिसिर, वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन, संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 कविता संग्रह में संकलित है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है, तो सतरंगे पंखों वाली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इस प्रश्न चेंज करके पूछेंगे इसी में से ही, लेकिन इन्हीं जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन्हीं ऑप्शनों को नेक्स्ट टाइम प्रश्न बना के पूछ लेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर बार ऐसे ही होता है और लोगों को लगता है कि का बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। तो अगर इन चारों ऑप्शनों को डिटेल में आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यूजीसी नेट क्रैक करने में विफल होंगे, जरूर ही सफल होंगे, क्योंकि प्रश्नों को जो ऑप्शन पूछता है उसी ऑप्शनों को तो नेक्स्ट टाइम प्रश्न बना के पूछता ही है एनटीए। तो आपका काम है इसको ध्यान से करना और स्मार्टली वर्क करना। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं,
नागार्जुन के, वो आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इनको भी पहले तो क्रम में पूछा जाता था, अब भी क्रम में पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। तो युगधारा 1953 की है, तालाब की मछलियां 1975 की है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की, हजार हजार बाहों वाली 1981 की है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 की है, रत्न गर्भ 1984 की है। तो ये काव्य संग्रह है नागा अर्जुन के। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कथन है, इनको आपने सत्य असत्य छांटना है, जिसमें प्रश्न जो है कथन एक में वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्त है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने सही उत्तर बताना है, जिसमें दोनों ही सत्य होंगे। ये जो ऑप्शन दिए हैं दोनों, कथन ए कथन दो, ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे जो मेंशन है, अतः दोनों ही कथन सत्य हैं। ऊपर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये लाइनें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, किनकी किनकी हैं। जैसे प्रत्ययवादी थे, उनके काव्य धारणा जयवादी सिद्धांत पे आधारित है, किसकी, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कॉलरिज की। इसी तरह से इस प्रश्न का भी ऐसे आपने कथन, आपको कविता लिखनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि आपको पूछा जाए नेक्स्ट टाइम तो आप इसको ध्यान में रखें कि ये वर्ड्सवर्थ की है। अगला हम प्रश्न करेंगे 52। आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नामकरण को 1 के साथ सम्मिलित करना है। तो महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो महाप्राण ध्वनि खा है, घोष ध्वनि ज है, पार्श्विक व्यंजन ला है, लुंठित व्यंजन रा है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित है। तो जिसमें सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट। तो पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित होती है। यह कथन टी.एस. इलियट का है। तो किसका है, तो ये टी.एस. इलियट का है। इसी तरह से जो एजरा पाउंड, जिनके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, मानता है कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैतिक और वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। रिचर्ड का विचार है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उसी मानसिकता स्थिति के निकट पहुंचे। ये इसका ध्यान में रखिएगा। अलग अलग विचारों को जो यहाँ पे बताया गया है, उनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कई बार इनके प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद अविकारी शब्द, विकारी शब्द, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो विकारी अविकारी शब्द इनमें है जो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो ये इसका ध्यान में रखिएगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निकट निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन है, छोटे से बड़े, इसको आप व्यवस्थित करके लिखेंगे। जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 ऑप्शन, वो कुछ इस तरह से हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। उत्तरा फाल्गुन के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार से संयोजित किया हुआ है। तो पहले तो आएगा, वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, परंतु इसमें जीवनता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धता का प्रतीक है। दरअसल 40 से ज्यादा जीना
असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिन हिनाकर दे जाता है। तब मैं व्यवस्थित के पुतली घर की इन यंत्र कन्नाओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो है कुबेर नाथ राय द्वारा रचित विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। तो नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसमें संकलित है, तो विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है और ये 1974 की है। और ऊपर जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं आयु के क्या है, आयु को छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, ABCDE ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनको आपने व्यवस्थित करके लिखना था। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं, जिसमें प्रिया नीलकंठा 1967, रस अखेट 1970, गंध मादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, विषाद योग 1973, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, उसके बाद है कामधेनु 1980 की है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न बनता है आपका निम्नांकित निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे पात्र दिए गए हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में आपने लगाना है। तो अलग अलग पात्रों के उपन्यास हैं, तो ये कौन कौन से किन किन उपन्यास के पात्र हैं उनको क्रम मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो पहले यहाँ पे कैसे पूछा जाता था, पहले उपन्यास दे दिया जाता था, उसके बाद उनको क्रम में लगाना होता था। अब यहाँ पे उपन्यास के पात्रों को दे दिया जाता है, उसके बाद क्रम में लगाना होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी की है, आगे की है ये 1941। और बाण भट्ट की आत्मकथा भैरवी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं और 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसी तरह बंती जो कि झूठा सच उपन्यास से है और इसके रचनाकार यशपाल है, प्रकाशन वर्ष 1958 से 60 है। इसी तरह बेला जो है राग दरबारी की है और श्रीलाल शुक्ल इसके रचनाकार हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1968 है। उसके बाद तमस जो है, तमस का जो पात्र है वो लीजा और इसके रचनाकार हैं भीष्म सहानी और प्रकाशन वर्ष है 1973। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, कभी इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द, उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो उस कहानी में पंजाबी शब्द जो आए हैं उनका हिंदी में अर्थ बताना है। तो देखिए किस तरह से गद्य विधाओं में प्रश्नों के जो पूछने का तरीका है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसी को भी लाइटली ना ले, बहुत गंभीरता से कहानी गद्य विधाओं को पढ़ें ताकि प्रश्न किसी भी तरह से आए आप उनको आसानी से कर लें। तो कुड़माई का क्या होगा यहाँ पे हिंदी अर्थ, यहाँ पे कुड़माई का हिंदी अर्थ होता है मंगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा, तीमियों तीमी, स्त्रियों स्त्री। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। और ये जो कहानी है 1915 की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो प्रश्न बनता है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद प्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है,
तो ये आपने बताना है। तो गोदान उपन्यास में ये जो कथन है ये धनिया का है। ये हथियारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज रेडी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। उक्त जो कथन है धनिया का है। धनिया जो पात्र है वो गोदान कहानी से है, सॉरी गोदान उपन्यास से है, जो कि 1936 की है। और प्रेमचंद का ये उपन्यास है। और प्रेमचंद के बाकी जो उपन्यास हैं, इस प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसमें बाकी जो पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, रूप, सोना, शोभा, हीरा, सिलिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, ओंकार नाथ आदि। तो ये सारे गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। इसको इस बार तो दे दिया है कि इसमें कौन सा है। हाँ, बाकी जो उपन्यास है प्रेमचंद के, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन आदि, तो इन सब के आपको सन पता होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे परतंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता का है। तो ये जो कथन है सॉरी ये जो कथन है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे परतंत्र की खोज है, तलाश है, ये जो कथन है सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलवाड़ी कविता का है। और धूमिल की जो अन्य कविता है, संसद से सड़क तक 1972 की है, कल सुनना मुझे 1977 की है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 की है, मोचीराम अकाल दर्शन, पटकथा आदि ये अन्य इनकी कविताएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी प्रसिद्ध काव्य कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हम प्रश्न करेंगे, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गेल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है। तो फिसलने लायक, सिलहली शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है फिसलने लायक। और कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है, जिसका संपादन गुरु कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। तो कबीर जी से संबंधित कुछ अलग महत्वपूर्ण लाइनें हैं यहाँ पे इन शॉर्ट में दी हुई हैं। तो बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं। साखी शबद रमैनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की वचनावली के सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताना है आपने। तो इसमें जो इसका सही होगा उत्तर वो है सी, डी और ई। उपन्यासों के गीतों कविताओं का प्रयोग पर सत्य कथन बताना है तो सी और डी और ई सही होगा, जिसमें मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन है, गाती है। देखिए इसमें कितने इन डेप्थ पूछा गया है इन रचनाओं को। इसमें मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का इस्तेमाल किया है। तो इन मैला आंचल में उपन्यास में सुमित्रा नंद की पंत की कविता कोई इस्तेमाल की होगी, तो उस लाइन को यहाँ पे ले लिया है और इसमें सत्य सत्य छाटने को बोला है। उसके बाद मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। ये देखिए ये भी कितना इन डेप्थ पूछा है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास, मोहिनी कोई पात्र होगी जो कि रैदास का एक भजन गाती है। उसके बाद तमस में सर्वे भवंतु सुखनी का उपयोग किया गया है, तो ये भी लाइन उपयोग की गई होगी तमस उपन्यास में, तो जिसको यहाँ पे ले लिया गया है और सत्य सत्य छाटने को बोला है। तो किस तरह से इन डेप्थ पूछा जाने लगा है गद्य विधाएं। अब यहाँ पे उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन छाटना है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल जो कि 1954 की है, और उपन्यास में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का इस्तेमाल हुआ, ये भी बता दिया मैंने आपको। अमृतलाल नागर
कृत मानस का हंस जो कि 1972 की है, जीवनी परक उपन्यास में मोहनी रैदास का एक भजन गाती है। उसके बाद भीष्म शाहनी कृत तमस जो कि 1973 की है उपन्यास, और सर्वे भवंतु सुखनी का उपयोग किया है, जबकि अन्य जो कथन है वो गलत है। और यशपाल कृत झूठा सच जो कि दो भागों में है, एक है 1958 ईस्वी से 1960, दूसरा है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जो उपन्यास है 1979 के लिए उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। तो ये महत्वपूर्ण लाइनें भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत दूरदर्शन नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने वाले सही क्रम बताने हैं आपने। तो भारत दूरदर्शन नाटक में जो पात्र हैं यहाँ पे निम्न पात्र, ये जो पात्र है मंच पर आने वालों का सही क्रम बताना है कि कौन से पात्र सबसे पहले कब आए थे तो कब नहीं। तो इनका जो सही क्रम होगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। भारत दूरदर्शन नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जो कि 1880 की है, और इसमें मंच पे आने वाले जो पात्र हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार है, जिसमें भारत पहले आएगा, फिर दुर्देव आएगा, फिर रोग, फिर आलस, फिर मदिरा आएगी। और भारतेंदु के अन्य मौलिक जो नाटक है वैदिकी हिंसा न भवती जो है 1873 की है, प्रेम जोगनी 1875 की है, चंद्रावली 1876 की है, विषय विष्मोधम जो है 1876 की है, नील देवी 1881 की है, अंधेर नगरी 1881 की है, सती प्रताप 1883 की है। और उसके बाद सती प्रताप जो प्रताप है भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जैसे जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है लाइन, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सती प्रताप जो भारतेंदु का अधूरा नाटक है, इसको किसने पूरा किया है, तो राधा कृष्ण दास जी ने किया है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण दास है तो फिर कृष्ण दास, कुछ इस तरह से कोई ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो। तो कुछ अपनी तैयारी अपने परफेक्ट रखनी है। उसके बाद नीचे कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2, इनको आपने बताना है कौन सत्य कौन सा नहीं। तो गिरिधर बहुब्रीही समाज का उदाहरण है। कथन 2 में रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें आपने बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो इसमें जो सही है बहुब्रीही बहुब्रीही गिरिधर बहुब्रीही समास का उदाहरण है, और गिरिधर का समास विग्रह गृही को उदाहरण करने वाला होगा। तो कथन 2 में रामकृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है जिसका विग्रह राम और कृष्ण होगा। तो अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। बहुब्रीही समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थों की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीही समास कहा जाता है। जैसे कि इसमें सात है खंड जिसमें, तो इसमें सतखंडा आएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे कि दाल रोटी में दाल और रोटी, कुछ इस तरह से होगा। अगला जो प्रश्न बनेगा आपका, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम बताना है आपने। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक का विषय वस्तु पूछा गया है। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की है किस नाटक में, तो ये बकरी नाटक में की है। तो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला जो नाटक युगम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कृत बकरी तथा मनु भंडारी कृत महाभोज 1882 है। तो ये दोनों बकरी और महाभोज दोनों ही में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। तो ये विषय वस्तु पूछा है, तो विषय वस्तु को प्रश्न बना के अब पूछा जाने लगा है। तो इस तरह भी आपने अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। तो जो बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है जो कि 1974 की है, और महाभोज है मनु भंडारी की और ये 1982 की है। जबकि जो हबीब तनवीर ने बहुचर्चित नाटक आगरा बाजार 1954 की है, नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा गया है। उसके बाद धर्मवीर भारती द्वारा कृत अंधा युग 1955 की है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य समाज में मानव मूल्यों की स्थापना और उनके द्वारा
मनुष्य में भविष्य की सुरक्षा को संबंध करने की घोषणा की है। तो ये अंधा युग जो है नाटक, उसका विषय वस्तु यहाँ पे लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद शंकर शेर द्वारा कृत एक और द्रोणाचार्य जो कि 1977 की है। इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष ने वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक और सामाजिक दबाव के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। तो आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 की एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का एक पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला जो प्रश्न बनेगा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आपने बताने हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से छांट के बताना है, जिसमें सही हो जाएगा आपका सी। सी जिसमें ए बी और सी होगा। नयनों की गंगा पवित्रता आचरण की सभ्यता। नयनों की गंगा पवित्रता आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन आदि सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है। जबकि जय जमुना मैया जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। हम डार डार तुम पात पात, और ये बालकृष्ण भट्ट निबंध का निबंध है। अगला प्रश्न जो है, घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहले आएगा ई, फिर ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी, जिसमें इसका बाद से क्रम है। पहले आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि हुई है 1828 में, राजा राम मोहन राय ने की है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 में दयानंद सरस्वती ने की है। उसके बाद आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है 1882 में हुआ है, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन 1893 ईस्वी में हुआ है। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष जो है 1910 में हुआ है, और जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ में हुआ है? तो ये हुआ है 1927 में। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 ईस्वी से आरंभ हुआ है। अंबेडकर द्वारा संपादित अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं जो हैं वो है मूकनायक जो कि 1920 की हैं। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी जो रचना है बहिष्कृत भारत, इसका प्रकाशन वर्ष 1927 है। लेकिन इनकी अन्य और दलित जो पत्रिकाएं हैं वो है मूकनायक 1920 की, समता 1928 की, जनता 1930 की है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञान और कविता पुस्तक के जो लेखक हैं वो आई.ए. रिचर्ड। तो विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक जो है आई.ए. रिचर्ड है, और ये पुस्तक 1926 की है। और इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 की है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है, द फिलोसफी ऑफ रेटैरिक 1936 की है। इसी तरह टी.एस. इलियट जो बाकी बचे हैं 4 ऑप्शन में, उनका भी यहाँ पे कृतियां लगा दी हैं, जिसमें टी.एस. इलियट की जो कृतियां हैं, द सैक्रेड वुड 1920 की है, होमेज टू जॉन ड्राइटन 1924 की है, एलिजाबेथन एसेज 1932 की है, सिलेक्टेड एसेज 1934 की है। उसके बाद आगे जो आएगा इसका प्रश्न, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? तो ये दी है बारदोली में। तो ये भी कुछ अलग से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें महात्मा गांधी के टॉपिक जो यूनिट आपका 4 है ना, 4 के 5 है, उसमें ये आपका ये यूनिट बनता है, जिसमें महात्मा गांधी का भी एक टॉपिक है, उसमें इन डेप्थ पूछा है आपका ये प्रश्न। महात्मा गांधी ने अहिंसा दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण
व्यापक हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। अरे ये यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अरे ये यावर रहेगा याद 1953 की है, जो कि माजुली द्वीप में स्थित है, असम में। आगे का एक अन्य यात्रा सहित एक बूंद सहसा उछली 1960 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? तो भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए मुक्ति बोध जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में अन्य विद्वानों का जो मत है वो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, जिसमें जो विद्वान है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ईसाइत की देन जो है ग्रेसन की है। तो ये सब भी अन्य विद्वानों के जो मत हैं उनको आपने ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है ये। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? तो ये ए होगा। आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का जो प्रत्यय ए होगा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन कवियों का उल्लेखन किया है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने देख के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में देवसेन, सोमप्रभ सूरी तथा विद्याधर जैसे कवियों का उल्लेख किया, जबकि मधुकर भट्ट तथा श्रीधर रासो साहित्य के प्रमुख कवियों के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया है। इनकी जो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन किन कवियों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ आप देख लीजिए, जिसमें सी देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर का उल्लेख किया है। बाकी जो इनकी अन्य रचनाएं हैं जिसमें देवसेन श्रावकाचार, नयन चक्र, भाव संग्रह, तत्वसार आदि इनकी रचनाएं हैं। सोमप्रभ सूरी का है कुमालपाल प्रतिबोध, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इनको ध्यान में रखिएगा। इन सबको नीचे के तीन में जो है, ऊपर भी है। उसके बाद सोमप्रभ सूरी, कुमालपाल प्रतिबोध, मधुकर भट्ट, जयमंग, जस चंद्रिका, श्रीधर जो है रणमल छंद है। उसके बाद आगे जो प्रश्न बनेगा आपका, नीचे कथन दिए गए हैं उनको आपने बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। ये क्या सही कथन है? उसके बाद चीफ के दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है आपने बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है डी वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन 2 सही है। अगे द्वारा रचित उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती का पति का नाम महेश्वर है और वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, ना कि रेलवे स्टेशन का क्या था ऑप्शन में, रेलवे स्टेशन का मास्टर है, रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर है, जबकि वो सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। तो वो गलत हो जाएगा। इन डेप्थ जिन्होंने पढ़ा होगा गद्य विधा उनको अच्छे से पता होगा। उसके बाद तो इसीलिए ये प्रश्न तो गलत हो जाता है ऑप्शन। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है भीष्म सहानीकृत चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पेशानाथ माँ से कहते हैं कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनार दी। मैं एक पुराना विवाह का गीत गाने लगती है। हरिया नी माए हरिया नी भैणे, हरिया दे भागी परिया है। अतः दोनों कथन में जो कथन 1 है वो गलत है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न हम करेंगे
कि किस रचना के एक पात्र की जुबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाष ही टेरी। तो इसमें जो किस रचना के एक पात्र के जुबान पर उठते बैठते ये दोहा रहता है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं का जो पात्र है, पंडित विश्राम विश्राम तिवारी के जुबान पर एक दोहा उठते बैठते रहता है। पुरुष सिंह जे उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चोरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कु पुरुष भाष ही टेरी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड है। तो जिसमें क्या भूलू क्या याद करो 1969 की है, सॉरी 1969 की है। क्या भूलू क्या याद करूं 1969 की। नील का निर्माण 1970 की। बसेरे से दूर 1978 की। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 की। शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 की है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा 1974 की है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में, जिसका पहला भाग मुर्दैया जो कि 2010 की और दूसरा भाग मणिकर्णिका जो कि 2014 की है। तो ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है प्रीवियस ईयर से। तो काफी हद तक जो कैंडिडेट है कहते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 35 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद चारों ऑप्शनों को डिटेल जैसे मैं करवा रही हूँ, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शन दिए हैं जिनको आपने क्रम में लगाना है। तो मैं यहाँ पे आपको सही उत्तर बता देती हूँ। तो इतिहास तिमिर नासिक जो कि इनके लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1864 है। इसी तरह दुर्लभ बंधु जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और ये जो नाटक है 1880 का है। इसी तरह चंद्रकांता संतति उपन्यास जो है ये देवकी नंदन खत्री का है, और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1896। उसके बाद लज्जाराम मेहता का जो उपन्यास आदर्श हिंदू उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1914। पथिक काव्य जो है ये रामनरेश त्रिपाठी का, और इसका प्रकाशन वर्ष 1920 का है। तो यहाँ पे देखिए एक नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, ये सब को मिक्स करके रचनाओं को यहाँ पे क्रम में लगाने को पूछा है, और ये सारा ही प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है। तो ये शहर आसोब से होता है। हबीब तनवीर का प्रमुख नाटक आगरा बाजार जो कि 1954 का आरंभ 2 फकीर शहर अशोब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं। ये इसका नाटक का प्रारंभ जो गद्य विधाओं को जो आपके सिलेबस में लगी हुई है पाठ्यक्रम में, जितनी भी गद्य विधाएं अगर आप उनको इन डेप्थ पढ़ते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि अब एनटीए गद्य विधाओं के इन डेप्थ प्रश्न बना के पूछ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है, तो ये शहर आजोब नगर की दुर्दशा वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हॉल में प्रवेश करते तब से होता है। और इस नाटक के 2 अंक हैं। आगरा बाजार नाटक हबीर तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है, यह नाटक नसीर अकबराबादी के नज्मों पर आधारित है, मेरे बंद रचना गालिब के गजलों पर आधारित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, यह किसका संवाद है। तो ये जो संवाद है लज्जा का है। तो ये संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी 1935 की है। कमायनी महाकाव्य लज्जा का है ये,
और यहाँ पे महाकाव्य 15 सर्ग है महाकाव्य के, और इन सर्गों को आपने एज इट इज इसी तरह से सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि इनको कई बार अनुक्रम में लगाने को पूछा है। चाहे वो ऊपर से पूछ लेंगे, चाहे बीच से पूछ लेंगे, चाहे आखिरी के 4 या 5 पूछ लेंगे, तो आपने इसको याद करना है। महाकाव्य जो कामायनी महाकाव्य है, इसके 15 सर्ग, इनको किस तरह से हमने सीरियल वाइज याद करना है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ट्रिक के साथ आप आसानी से याद कर जाएंगे। अगला जो प्रश्न बनता है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें जो हैं उनको आपने बताना है। तो ये कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी हैं। स्मृति आख्यान संस्मरण की जो पुस्तकें हैं निम्नलिखित है, जिसमें नंगातलई का गांव, नंगातलई का गांव जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का है और ये 1995 का है। इसी तरह याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का है और ये 1992 का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित मुखड़ा क्या देखें 1996 उपन्यास की तथा कथा वस्तु दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा की कथा है ये मुखड़ा क्या देखें। उसके बाद अरुण कमर द्वारा रचित गोलमेज जो कि 2009 की है और एक आलोचना विधा है। और यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए गए थे, इन 5 ऑप्शनों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अगला हम करेंगे यहाँ पे स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। कथन ये आपने बताना है। तो ये 5 ऑप्शन दिए, इनमें से आपने बताना है उपयुक्त कथन कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है इसका संबंध मौखिक भाषा से है। उसके बाद यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। तो यहाँ पे बी, डी और ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में। सविनय के संबंध में जो उपयुक्त कथन है यहाँ पे मैं बता दिया, बी, डी और ई। अगला प्रश्न बनता है आपका, निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अब यहाँ पे इसको आपने क्रम में लगाना है। ये रचनाएं हैं जो बार बार रचनाएं रिपीट होती हैं। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एकांतवासी योगी जो कि श्रीधर पाठक की है और ये इसका जो अनुवादित वर्ष है 1886 है। मूल रचना इसकी हर्मिट है और मूल रचनाकार इसके गोल्ड स्मिथ हैं। इसी तरह श्रांत पथिक का जो अनुवादक है श्रीधर पाठक है और इसके अनुवादित वर्ष जो है 1902 है। मूल रचना इसकी ट्रैवल है, मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ है। विश्व प्रपंच जो कि अनुवादक इसके रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके अनुवादित वर्ष 1907 है। मूल रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स है और इसका जो मूल रचनाकार है वो हैक्कल है। इसी तरह आगे हम करेंगे ऊपर स्क्रॉल करते हुए, इसका जो आगे रचना जो बचती है खड़िया का घेरा जो कि कमलेश्वर की है और इसका अनुवादित वर्ष जो है 2002 है। और इसकी जो मूल रचना है को क्रिएशन चॉक सर्कल और मूल जो इसकी रचनाकार है बर्सलेट और ब्रेस्ट, बर्टोल्ट ब्रेस्ट। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना और इसकी जो वो हबीब तनवीर है, इसके अनुवादित वर्ष है जो 2018 है। अगला प्रश्न करेंगे हम इस कथन के झूठा सच से, जो कि आपको बताना है कौन सा सच है कौन सा सही गलत है। तो कथन 1 में जो दिया है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में उनके अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के संवाद भी उपयोग में लाए गए हैं। उसके बाद कथन 2 में आपके बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। तो ये दोनों ही कथन जो है ये सही है। और यशपाल कृत जो झूठा सच है 1958 और 60 की है। भीष्म साहनी कृत तमस जो 1973 की है। कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा
जिंदगी नामा जो है 1900, ये है 79। आदि उपन्यास में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन दो जो कि है मनु भंडार कृत आपका बंटी 1971 की है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है जिसमें बंटी का पूरा नाम अनु बन्ना है, और ये कथन दोनों ही सही है। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, ये भी रिपीट प्रश्न है, बताने हैं आपने कौन से हैं स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा बी, सी और डी, बी, सी और डी। देवकी, मालिनी, रामा। जयशंकर प्रसाद का जो प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त 1928 का है, इसके प्रमुख स्त्री पात्र देवकी, मालिनी, रामा, अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला है। इसी तरह इसके जो पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मातृगुप्त, परपंच बुद्धि, स्वर्गनाग, भट्टार्क, प्रख्यात, कीर्ति। ये स्कंदगुप्त नाटक के 5 अंक हैं। तो ये अपने स्त्री और पुरुष दोनों ही पात्रों के नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। प्रसाद ज्ञान नाटक जो है सज्जन जो कि 1910 की है, कल्याणी परिणय 1912 की है, करुणालय 1912 की है, राजश्री 1915 की है, चंद्रगुप्त 1931 की है, तथा ध्रुव स्वामी 1933 की है। उसके बाद है राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया ने किया है। तो समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार किया है। शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला लोहिया जी के संकल्पना थी, जो अभी तक अनवरत चल रहा है। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, ये भी रिपीट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो नहीं रहे हैं वो है कमला प्रसाद। कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, बल्कि इन्होंने पहले तथा वसुधा पत्रिका का संपादन किया, जबकि अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव तथा नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। आलोचना, अब इसमें पहले ये प्रश्न किस तरह से पूछा गया था, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, अब यहाँ पे पूछा संपादक कौन नहीं है। तो इस तरह से रिपीटेड होते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न रिपीटेड होते हैं। आलोचना त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अक्टूबर 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ है। इसके संस्थापक और संपादक शिवदान सिंह चौहान रहे हैं। उसके बाद नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन आपने बताना है, जो कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE करके। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा B, C और D। B, C, D सही उत्तर होगा, जिसमें नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में जो सत्य कथन है वो है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया है। उसके बाद महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, दूसरा ये सही होगा। उसके बाद स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, ये कथन सही होगा। उसके बाद अब जो रचनाएं दी हैं, जो रचनाएं पूछी गई हैं इसमें, वो अब हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। जिसमें अंधेर नगरी जो है ये 1881 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन नाटक है, जिसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। उसके बाद बकरी जो कि 1974 की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार, विसंगति का चित्रण हुआ है। उसके बाद स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक है। महाभोज जो कि 1982 की है, और ये मनु भंडारी का नाटक है। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। उसके बाद है आधे अधूरे जो कि 1969 की है, आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, मोहन राकेश के नाटक है। भारत दुर्दशा जो कि 1975 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रतीकात्मक नाटक है, और इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा के 5वें अंक में किताब खाना वाले दृश्य में 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, जो भारत देव से संबंधित विचार प्रकट करती है। ये सारी महत्वपूर्ण
लाइनें हैं जो कि इस सिंगल प्रश्न से ये सारी बन के निकली हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन आपने बताना है, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, सॉरी, ए, सी और ई, ए, सी और ई, जिसमें इसका जो सही कथन होगा वो यहाँ पे मेंशन है। नवजागरण का जमाना सभ्यता की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। उसके बाद भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। ये कुछ इस तरह के प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, दो कथन है, अभिकथन, कारण और अभिकथन से संबंधित है, जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसमें जो कथन है आपका अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचनाओं को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने का आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करती है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अभिकथन ए जो है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचनाओं का बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। जो कि यहाँ पे जो आर है, जो कारण है, वो अभिकथन का यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहीं पे सही उत्तर हो जाएगा इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों में लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थी समर, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला। उपयुक्त पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सरोज स्मृति जो कि 1935 की है से है, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा लोक शोक गीत माना जाता है। और निराला की अन्य महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियां हैं वो है अनामिका जो कि 1923 की है, परिमल जो कि 1930 की है, गीतिका जो कि 1936 की है, तुलसीदास जो कि 1938 की है, कुकुमुत्ता 1942 की, गीत गुंज 1954 की है। अगला प्रश्न यहाँ पे पुस्तक को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपने, और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जो लगाना है, जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ये रिपीट प्रश्न है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैं बता देती हूँ कि इतिहास का आलोचना जो है वो 1957 की है, कविता के नए प्रतिमान 1968 की है, दूसरे परंपरा की खोज 1982 की है, कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010 की है, आलोचना और विचारधारा 2012 की है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको सही आंसर चूज करके लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आप इनके गद्यांश को पढ़ पाए अच्छे से। तो ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन हमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इन नहीं करूंगी तो आपको फिर ये पूरा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेन आंसर बता देती हूँ। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकार विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, नीत्शे, क्योंकि यहाँ पे इनका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। आप जब इसको पढ़ेंगे ये यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, इस लाइन में नीत्शे का कोई जिक्र नहीं किया, ये पूरे गद्यांश में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य जो नहीं है वो है ऑप्शन सी,
अब ये प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा गया, ये प्रश्न जो बनता है आपका यहाँ से, इस पैराग्राफ से बनता है। इस पैराग्राफ में आपको ये भारत की आत्मा आत्मा को नव जीवन देने के लिए ये ऑप्शन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आप पूरा गद्यांश, पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो आपको मैकाले दिखेगा, यहाँ पे देखिए मैकाले दिखेगा, और यहाँ पे बाकी आधुनिक भारतीय चिंतन की शैली में आपको व्यक्ति दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको मार्क्स कहीं नहीं दिखेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्क्स। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसमें उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे आप इसको जूम कर देती हूँ, आप इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित विचारधारा का जो अंग नहीं है वो है सर्वधर्म समभाव। तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो गद्यांश है यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ। अगर आप इनको पैराग्राफ लगाना चाहते हैं तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये ऑप्शन को पढ़ पढ़ के आप इनके पैराग्राफ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न बनता है, उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बताने वाले अपराधी कौन है? तो इसमें जो जड़ बताने वाले अपराधी हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। पहले पैराग्राफ से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा वातावरण को तार्किक रूप से समझने वाले। अगला जो प्रश्न बनता है, सॉरी ये नहीं, ये आएगा मानवता को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन है? तो ये है वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुराग मचाते रहते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, विवेकवान व्यक्ति का क्या चाहेगा? विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? वातावरण को तार्किक रूप से समझना। तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या रहेगा? क्या रहेगा? जिसमें पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना, ये उनका सबसे पहला काम रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पे ये मेंशन की हुई है। उपर्युक्त उद्धरण द्वारा अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।